ठीक हो गया। सो हम डिस्कस कर रहे थे मसल्स को, ठीक है। और हमने कहा कि अगर एब्डोमिनल मसल्स भी दिए हुए हो, इंटरनल इंटरकॉस्टल और मसल ऑफ एक्सपायरेशन आपसे पूछा जाता है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन का दोनों दिए हुए हैं, तो यू विल टेक द एब्डोमिनल मसल बिकॉज दे आर मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू द इंटरनल इंटरकॉस्टल, ठीक है। नाउ वी आर कमिंग टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द कंप्लायंस ऑफ द लंग। अब कंप्लायंस का क्या मतलब होता है? जब हम एक वर्ड यूज करते हैं इंग्लिश में कि दैट पर्सन इज मोर कंप्लायंट या दैट स्पेस इज मोर कंप्लायंट, तो कंप्लायंट का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी से रिलेटेड है, ठीक है। जब हम कंप्लायंट कहते हैं तो हम क्या कहते हैं? उसकी कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। और जो है ना वो कितना चीजों को अकोमोडेट कर सकता है, ठीक है। तो जब हम कंप्लायंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि भाई लंग जो है वो कितना अपने अंदर एयर को अकोमोडेट कर सकती है। सो बेसिकली क्या है, हम डिस्कस कर रहे होते हैं लंग की डिस्टेंसिबिलिटी को, ठीक हो गया। लेकिन वी नो दैट कि लंग जो है वो केज के अंदर है, ठीक है। लंग जो है वो अकेले तो नहीं पड़े हुए, चेस्ट कैविटी के बाहर तो नहीं पड़े हुए। तो जब भी हम कंप्लायंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द कंप्लायंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो कभी भी हम लंग अलोन की नहीं बात करते। हम अलोन की भी बात करते हैं, लेकिन जब भी हम जो भी वैल्यूज निकालेंगे वो ऑब्वियसली लंग और चेस्ट वॉल की साथ में मिला के निकालेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज द कंप्लायंस ऑफ द लंग? कंप्लायंस ये है कि लंग, ऑब्वियसली जब मैं लंग कहूंगी तो ये चेस्ट वॉल उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। जब मुझे सेपरेट करना होगा तो मैं इसको सेपरेटली बताऊंगी, ठीक है। तो जब डिस्टेंसिबिलिटी की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि पर अगर चेंज हो प्रेशर, ठीक है, चेंज पर सेंटीमीटर चेंज ऑफ प्रेशर के अंदर लंग का वॉल्यूम कितना चेंज होगा, दिस डिफाइंस द लंग कंप्लायंस, दिस डिफाइंस द लंग कंप्लायंस। ये है। ठीक है, दिस इज दिस क्लियर? तो व्हाट इज द कंप्लायंस है डिस्टेंसिबिलिटी। और जो कंप्लायंस को शो करने के लिए हम जो ग्राफ शो करते हैं, दैट ग्राफ वी कॉल द प्रेशर वॉल्यूम कर्व, दैट ग्राफ वी कॉल द प्रेशर वॉल्यूम कर्व। अब इसमें कौन कौन से प्रेशर्स आते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज एल्वुलर प्रेशर, व्हाट इज इंट्राप्लूरल प्रेशर, ठीक है, व्हाट इज ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली हम सबको पता है, हम सब ने कभी ना कभी बलून में हवा भरी है, ठीक है। तो हम बलून में कैसे हवा भरते हैं कि वी पुट आर एयर इनटू द बलून, दिस इज द पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, ऐसा ही है, ये पॉजिटिव प्रेशर है ना, ठीक है। ये पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन हम कब अप्लाई करते हैं? जब हमें बलून में हवा भरनी है, ठीक है। अगर हम किसी को सीपीआर दे रहे हैं, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो भी हम ये कर रहे होते हैं, हम उसके मुंह के अंदर जो है हवा डालते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या हमारे लंग में इस तरह हवा जाती है? हमारे लंग में कोई हवा भर रहा होता है, हमने कोई पंप रखा हुआ है? नहीं, ठीक है। क्यों नहीं जाती है ऐसे? ठीक है, बिकॉज कि नेगेटिव प्रेशर्स जो होते हैं लंग के, ठीक है, अब ये पूरे सिस्टम के नेगेटिव प्रेशर्स हैं, वो एयर को पुल इन करते हैं, सक इन करते हैं, ठीक है। और रिलेटिवली पॉजिटिव प्रेशर्स जो है वो एयर को सक आउट करते हैं, एक्सपायर करते हैं। सो बेसिकली हवा कैसे अंदर जाती है? बिकॉज आर जो है आर लंग प्रेशर्स दे आर मोर नेगेटिव देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर व्हिच पुल्स द एयर इनसाइड, एंड जो है एक्सपायर कैसे होती है कि दैट द प्रेशर इन द लंग्स दे बिकम मोर पॉजिटिव एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर, और जिसकी वजह से जो है वो एयर एक्सपायर होती है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से प्रेशर्स इन्वॉल्व है, मैं ठीक एक है। बार रिपीट तो करूं। जी, ये एक्सपायरेशन किस तरह होती है, एक बार रिपीट करूं। जी एक्सपायरेशन ऐसे होती है कि एक्सपायरेशन ऐसे होती है कि जब हमारे इलास्टिक रिकॉइल, जैसे एक्सपायरेशन बिल्कुल ऐसे ही होती है जैसे बलून में आपने हवा भर के उसको छोड़ दिया तो वो खुद ब खुद हवा निकल जाती है ना, ऐसे हमारे लंग से भी खुद ब खुद हवा निकल जाती है कि रिकॉइल ऑफ द लंग जो है वो लंग को वापस अपनी जगह पे वापस ले आता है, ठीक हो गया, सही। अब मैं आपको बात, और इंस्पायरेशन कैसे होती है? जब हम हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो नेगेटिव प्रेशर्स इन द लंग जो है एयर को पुल इन करते हैं। अब हमने प्रेशर्स की बात नहीं की, अभी मैं प्रेशर्स को अभी डिस्कस करने लगी हूँ, ठीक है। अब वो कौन से प्रेशर्स हैं जो कंप्लायंस में काम करते हैं? तो दो तरह के प्रेशर्स हैं, ठीक है। ये हमारा
लंग है, ठीक है, सही। और इसके ऊपर ये प्लूरा है, इसके ऊपर ये जो है प्लूरा है, ठीक है। मैं बहुत रफ सी डायग्राम बना रही हूँ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब लंग के ऊपर ये प्लूरा है, ठीक है। और इस प्लूरा के अंदर जो है, क्योंकि ये विसरल और पैराइटल प्लूरा है, एक स्मॉल सा स्पेस बनता है, क्योंकि ये सिंगल लेयर नहीं है, डबल लेयर प्लूरा है, ठीक है। और इसको हम कहते हैं, इसमें जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको कहते हैं प्लूरल प्रेशर, या हम कहते हैं इंट्रा प्लूरल प्रेशर। समझ में आई बात? यहाँ पर बहुत थिन सा स्पेस होगा और इस स्पेस में ये प्रेशर क्रिएट होगा, और ये प्रेशर जो है हमेशा हमेशा ऑलवेज नेगेटिव होता है। और ये नेगेटिविटी क्यों होती है? बिकॉज यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम्स हैं जो कि हर वक्त जो है यहाँ से फ्लूइड को सक इन कर रहा है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पानी की मोटर को अगर सकर करके लगाया हो उल्टा करके कि पानी निकालना है उसमें से, जो कि इस प्लूरल प्रेशर को हमेशा नेगेटिव रखता है, ठीक है। एक प्रेशर ये है इंट्रा प्लूरल प्रेशर। दूसरा प्रेशर क्या है? ये एल्विलाइज है, ठीक है, इनके अंदर का प्रेशर, ठीक है। ये प्रेशर को हम कहते हैं इंट्रा एल्वुलर प्रेशर। yes it's sucking out into the circulation lymphatics, ठीक है, basically sucking out, it is not sucking into the lung, ठीक है, it's sucking, these are the suckers which is creating a negative pressure. So we have a two pressures, intra-alveolar pressures and intra-pleural pressure, ठीक है। जब हमें सांस अंदर लेना होता है, जब डायफ्राम ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, स्पेस बन गई, ठीक है, तो इंट्रा-एल्वुलर प्रेशर जो है वो ऑब्वियसली जब नेगेटिव होगा तो ही हवा अंदर आएगी, वी नो दैट। पॉजिटिव प्रेशर पे हवा अंदर आ सकती है? नहीं आ सकती ना, पॉजिटिव प्रेशर पे तो बाहर निकलेगी। तो इंट्रा एल्वुलर प्रेशर जो है एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर का प्रेशर को हम लेते हैं, अगर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको हम कहते हैं 0 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, ठीक है, दिस इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटमॉस्फेयर का, ठीक है। तो जब हम एयर इन लेते हैं तो ये हो जाता है, इंट्रा एल्वुलर प्रेशर उस वक्त होता है -1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, ठीक हो गया, सही। और जब हम एक्सपायर करते हैं तो ये -1 जो है ये +1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर हो जाता है। इसका क्या मतलब है कि जब हम इंस्पायर करते हैं तो इंट्रा एल्वुलर प्रेशर इज स्लाइडली लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड व्हेन वी एक्सपायर इट इज स्लाइडली हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टू विच अलाउस के हम हवा अंदर ले सकें और हवा को बाहर निकाल सकें, ठीक है। दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट द इंट्रा एल्वुलर प्रेशर, ठीक है। व्हाइल द इंट्रा प्लूरल प्रेशर, दिस इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। मैम सो व्हेन वी आर इंट्रा इन, जी मैम इंट्रा जी, प्लूरल प्रेशर नेगेटिव होता है और इंट्रा एल्व्यूलर प्रेशर जो होता है वो -1 सेंटीमीटर ऑफ एटमॉस्फेयर होता है। -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है। -1 कब होगा? जब हम इंस्पायर कर रहे हैं। +1 कब होगा? जब हम एक्सपायर कर रहे हैं। ठीक है। इंट्रा एल्वुलर माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, ठीक है, ये दोनों हो ठीक सकता है, मगर इंट्रा प्लूरल हमेशा नेगेटिव है, ठीक है। ठीक हो गया। अब इंट्रा प्लूरल कितना नेगेटिव है? जब हम इंस्पायर करते हैं तो ये नेगेटिव जो है 0.7.5 होता है, ठीक है। और जब हम एक्सपायर करते हैं तो ये कम नेगेटिव होता है, -5 होता है। वी नो कि -7.5 इज मोर नेगेटिव देन -5, ठीक है। तो जब हम इंस्पायर करते हैं तो इट्स बिकम मोर नेगेटिव, जब हम एक्सपायर करते हैं तो इट बिकम लेस नेगेटिव, ठीक है। सो इट्स लेस नेगेटिव ड्यूरिंग एक्सपायरेशन एंड इट इज मोर नेगेटिव ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। इज दिस क्लियर? यस मैम। ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस है, एल्वुलर प्रेशर एंड इंट्रा प्लूरल प्रेशर, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर या ट्रांसम्यूरल प्रेशर कहते हैं, ठीक है। मैम एल्वुलर प्रेशर एक बार रिपीट करो। कौन सा प्रेशर? एल्वुलर। एल्वुलर प्रेशर वो प्रेशर है जो एल्वुलाई के अंदर है, ठीक है। सो एल्वुलाई के प्रेशर्स बहुत ज्यादा नहीं बढ़ते, इट गोज टू -1 टू +1। -1 जब हम देखो अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रही हूँ ना, तो आई एम नॉट रेस्पायरिंग, तो इस वक्त मेरे एल्वुलाई के प्रेशर और एटमॉस्फेयर के प्रेशर बराबर हैं, मींस के जब मैं रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं कर रही, या जब आप रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं कर रहे उस वक्त एल्वुलाई के प्रेशर 0 हैं, ठीक है, एल्वुलाई के प्रेशर्स, ठीक है। जब हम इंस्पायर करते हैं इट गोज टू -1 सेंटीमीटर,
When we expire, it goes to +1 centimeter of water. Clear है? The difference between the intrapleural pressure and intraalveolar pressure we call the transmural or transpulmonary pressure. ठीक हो गया? सो फॉर्मूला क्या कहता है कि एक अगर ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर चेंज हो, 1 सेंटीमीटर ऑफ ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर चेंज हो, तो लंग का वॉल्यूम कितना बढ़ेगा? दैट इज द जो है कंप्लायंस ऑफ द लंग. ठीक है, फॉर 1 सेंटीमीटर चेंज इन द ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर, ठीक है, कितना लंग का वॉल्यूम चेंज होगा? दैट वी कॉल द कंप्लायंस ऑफ द लंग. क्लियर है ये चीज? मैम ये जरा रिपीट कर दें, ये जो देखो आपने ट्रांसम्यूरल प्रेशर के बाद कहा. देखो मैं ये कह रही हूँ कि देखो, जब अगर मुझे अब हम पढ़ क्या रहे थे? हम पढ़ क्या रहे थे? कंप्लायंस ऑफ द लंग. हम यही पढ़ रहे थे ना. हमने कहा कंप्लायंस है क्या? हमने कहा कंप्लायंस जो है, कितना वॉल्यूम चेंज होता है. एक सेकेंड, मेरे इसको ऊपर आने दो. कंप्लायंस है क्या? कितना वॉल्यूम चेंज होता है पर चेंज इन प्रेशर. ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि कंप्लायंस क्या है कि कितना वॉल्यूम चेंज होता है अगर 1 सेंटीमीटर ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर चेंज होता है तो. ठीक है, बेसिकली हमने ये सारा जो बनाया था, जो सब मैं आपको इंट्रा एल्वुलर प्रेशर या जो है इंट्राप्लूरल प्रेशर बता रही थी, वो मैं इसलिए बता रही थी कि मैं इस इक्वेशन को आपको समझा सकूं कि व्हाट इज कंप्लायंस, द चेंज इन वॉल्यूम पर चेंज इन द ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर. क्लियर है ये चीज? ठीक है, जी. ये हमें क्यों अभी काम आएगा? जो है जब हम ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज देखेंगे तो हमें ये बात काम आएगी क्योंकि हम इसको अप्लाई करेंगे कि कौन से लंग ज्यादा कंप्लायंट है, कौन से लंग कम कंप्लायंट है. एमसीक्यू में होता है ना, आप लोग कंफ्यूज भी होते हो उसको. जब आप कॉन्सेप्ट बना लोगे तो आप कंफ्यूज नहीं होगे इसमें. ठीक हो गया? क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन है जी. तो स्टिल यू में आस्क. अब ये जो कंप्लायंस की हम बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब मैं कंप्लायंस की बात कर रही हूँ तो लंग को जो है कंप्लायंट किस वक्त होना है? लंग को उस वक्त कंप्लायंट होना है कि जो चेस्ट वॉल के अंदर है. तो जब भी हम कंप्लायंस की बात करेंगे तो ऑब्वियसली लंग अगर चेस्ट वॉल के अंदर है तो उसको चेस्ट वॉल को भी एलिवेट करवाना है. तो कंबाइंड कंप्लायंस जो होगा वो अलोन कंप्लायंस से कम होगा. ठीक है, अगर लंग को हम कैविटी से निकाल के जो है उसमें हवा डालनी हो या निकालनी हो तो वो इजी होगा. कैविटी के अंदर वो मुश्किल होगा. सो कंबाइंड इज लेस कंप्लायंट देन द अलोन. क्लियर है? ठीक है, अगेन मैंने रिपीट किया. एक चीज मैं आपको बता दूं, इस वक्त जब आप सांस नहीं ले रहे हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ आई एम नॉट रेस्पायरिंग, जब मैं बोल रही होती हूँ उस वक्त आई एम नॉट रेस्पायरिंग. इस वक्त मेरे लंग में कौन सा वॉल्यूम है? 2 वॉल्यूम से रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस फंक्शनल प्लस द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि एक्चुअली फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है. और अगर मैं आपको ये कहूँ कि इस वक्त मेरे एल्वुलाई में कितना प्रेशर है, एमसीक्यू, ठीक है, कितना प्रेशर है, तो एल्वुलाई में मेरा प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है. यानी कि इस वक्त मेरे लंग के अंदर जब मैं रेस्पायर नहीं कर रही तो एल्वुलर प्रेशर 0 है. इज दिस क्लियर? ठीक है, इज दिस क्लियर? जी. ठीक हो गया? सो दैट इज 0. अब हम सबको पता है कि एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं न्यूमोथोरेक्स. ठीक है, सबको पता है न्यूमोथोरेक्स का. सो व्हाट इज न्यूमोथोरेक्स? न्यूमोथोरेक्स में हुआ क्या कि वो जो प्लूरल स्पेस था, जो कि बिल्कुल नैरो सा स्पेस था विस्ट्रल और पैराइटल प्लूरा के बीच में, जहां नेगेटिव प्रेशर था, ठीक है, वो प्लूरा किसी वजह से लीक हो गई है और उसमें हवा चली गई है. अब आप इमेजिन करो, वो नेगेटिव प्रेशर जो है, अब जब बाहर से हवा उसके अंदर चली जाएगी तो वो क्या करेगा? पॉजिटिव प्रेशर करेगा और वो लंग को क्या कर देगा? कोलैप्स कर देगा. अब हवा तो है लंग में, लेकिन लंग के अंदर हवा नहीं है, प्लूरा के अंदर हवा चली गई है और वहां कोई गैसियस एक्सचेंज नहीं होगी. ठीक है, सो व्हाट इज न्यूमोथोरेक्स? न्यूमोथोरेक्स क्या है कि अगर उस प्लूरल स्पेस में एयर चली जाए तो वो नेगेटिव प्रेशर जो है वो पॉजिटिव प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा और वो क्या करेगा? लंग को पूरा का पूरा कोलैप्स कर देगा. ठीक हो गया? क्लियर है ये चीज? सो न्यूमोथोरेक्स जो है उसमें नेगेटिव प्रेशर जो है वो पॉजिटिव प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा और लंग कोलैप्स हो जाएगा. तो दिस इज अगेन वी नो कि सर्जिकल इमरजेंसी हो सकती है. ठीक है, वी हैव टू रिमूव दैट एयर, अदरवाइज जो है लंग कोलैप्स कर जाएगा एंड पेशेंट जो है वोंट बी एबल टू ब्रीथ. क्लियर? क्योंकि इतना वो जो है हवा जा सकती है कि वो लार्ज जो है एयरवेज को भी
जो है ब्लॉक कर सकती है, जिसकी वजह से उसको ब्रीदिंग, जो एक लंग अगर अनकोलैप्स भी है तो वो भी, उसमें भी हवा जाना मसला हो जाएगी। क्लियर? जी ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो स्टिल यू मे आस्क, कोई ऐसी बात नहीं है, वी कैन रिपीट दिस। ओके, सो नाउ वी आर कमिंग टू अनदर कॉन्सेप्ट, जो अब हम इससे कंप्लायंस से रिलेटेड एक बात करेंगे, ठीक है? कि अब आपको आता है कि जैसे एमसीक्यू में आता है कि कब कंप्लायंस बढ़ जाता है, कब कंप्लायंस कम हो जाता है, ठीक है? ठीक है, अब कंप्लायंट का मतलब क्या था? जगह होना, ठीक है? जगह होना का मतलब है कि अगर जगह है तो हम कहते हैं लंग कंप्लायंट है, और अगर जगह नहीं है तो हम कहते हैं लंग कंप्लायंट नहीं है। तो अब आप मुझे बताओ कि एक लंग जो कि एस्थमेटिक है या एम्फिसमेटिक है, उसमें ज्यादा जगह होगी, या एक लंग जो कि फाइब्रोटिक है उसमें ज्यादा जगह होगी? सर कौन से फाइब्रोटिक लंग? में फाइब्रोटिक में ज्यादा जगह होगी। कैसे? फाइब्रोसिस हो गई है, फाइब्रोसिस हो गई, लंग का पैरेन्काइमा ही डैमेज हो गया, उसमें कैसे ज्यादा जगह होगी? सिस्टमैटिक होनी चाहिए ना जगह। ऑब्वियसली, देखो ना, एस्थमेटिक के अंदर क्या हो रहा है कि जो है हवा निकालने में प्रॉब्लम है, ठीक है? सीओपीडी के अंदर क्या हो रहा है कि लंग के अंदर उस लंग को कोलैप्स नहीं हो पा रहे, यही प्रॉब्लम हो रहा है ना, एयरवेज बंद हो जाते हैं लंग जब कोलैप्स होने लगते हैं, ठीक हो गया? तो सीओपीडी के अंदर लंग का कंप्लायंस ज्यादा होता है, ठीक है? एमसीक्यू, ठीक है? वाइल रिस्ट्रिक्टेड लंग डिजीज के अंदर, रिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या है? लंग का पैरेन्काइमा इज डैमेज, ठीक है? दो की जगह एक लंग हो गया है, लंग पानी से भर गया, नमोनिया हो गया है, ठीक है? लंग के अंदर पल्मोनरी एडीमा हो गया है, लंग के अंदर फाइब्रोसिस हो गया है, तो लंग का पैरेन्काइमा जो है उधर हवा रखने की जगह ही नहीं है, तो वो कंप्लायंट कैसे ज्यादा होगा? इन रिस्ट्रिक्टेड डिजीज इज अ डिक्रीज लंग कंप्लायंस, याद रहेगा? जी जी मैम। मैम ठीक है। FE1 वॉल्यूम फाइब्रोटिक में ज्यादा होगा ना? हाँ, अब मैं अभी बता रही हूँ, अभी सब एक एक चीज करके, ठीक है? अब अगर लंग कंप्लायंस ज्यादा है, ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ कि एफआरसी किसका बढ़ा हुआ होगा, इसका या इसका? COPD। सीओपीडी का या? ऑब्वियसली, जब कंप्लायंस ज्यादा है मींस का मतलब हवा ज्यादा है, हवा ज्यादा होने का क्या मतलब है? रेजिडुअल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इसमें ज्यादा पड़ा हुआ है, ठीक है? और इसमें कम पड़ा हुआ है। यहाँ तक समझ आ गई बात? यस मैम। ठीक है, तो इसीलिए जब हम देखते हैं एम्फिसमेटिस, जब चेस्ट देखते हैं तो उसमें हवा ज्यादा होती है, तो अगर बच्चों में मतलब में या बड़ों में भी बहुत टाइम तक, या जैसे बच्चों को क्रोनिक जैसे एस्थमेटिक अटैक्स बहुत ज्यादा हो, तो उनके चेस्ट की जो शेप चेंज होना शुरू हो जाती है, वो बैरल चेस्ट हो जाते हैं। वी हैव सीन दैट पेशेंट, ठीक है? बैरल चेस्ट हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनके अंदर हवा इतनी ज्यादा भरना शुरू हो गई कि उनके चेस्ट का शेप ही चेंज हो जाता है। क्लियर? तो वी सी बैरल जी चेस्ट इन द, अच्छा, बैरल चेस्ट हमें अगर कंपैरिजन पूछा जाए, अगेन एमसीक्यू थोड़े से वेग आते हैं तो इसलिए मैं बता रही हूँ, अगर आपसे पूछा जाए तो एम्फिसीमा के अंदर बैरल चेस्ट जो है दे आर मोर कॉमन एज कम्पेयर टू एस्थमा, ठीक है? क्लियर है ये चीज? barrel shaped chest in emphysema is more common मोर कॉमन, ठीक हो गया? जी अब जब हमने ये सारा कर लिया है तो हम अब बाकी जो हम FEV1 और FEC से भी इसको रिलेट कर लेते हैं, ताकि हमारा एक चीज खत्म हो जाए। अब आपने अगर एक चीज समझ ली है तो बाकी चीजें आपको इजीली समझ आ जाएंगी। सो वी नो FRC, हाँ सुंदर, एस्थमा में भी होती है, लेकिन मैं अगेन वही वाली बात बता रही हूँ कि अगर एमसीक्यू में एस्थमा भी गिवन है और एम्फाइसीमा भी गिवन है, तो क्या चूज करोगे? ठीक है, मैं एम्फाइसीमा उस कॉन्टेक्स्ट में बता रही हूँ, ठीक है? एस्थमा के अंदर FRC ज्यादा है, सीओपीडी के अंदर FRC ज्यादा है, ठीक है? और फाइब्रोसिस में FRC कम है। ये बात समझ में, FRC ज्यादा होने का मतलब है मोर कंप्लायंस, ये बात समझ मैम आ गई, ठीक है? मेरी वहाँ पे ना कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी, एम्फीसीमा की तरह रिपीट कर दीजिए। सॉरी, क्या रिपीट कर दूं? एम्फीसीमा का जो आपने अभी एमसीक्यू का बताया है कि वो क्यों चूज करेंगे हम एस्थमा के बजाय? एम्फाइसीमा में बैरल चेस्ट मोर कॉमन होती है,
बैरल क्या चेस्ट का अगर वो कम एमसीक्यू आता है और आपको एस्थमा भी लिखा हुआ है और एम्फाइसीमा भी लिखा हुआ है, तो एम्फाइसीमा के अंदर बैरल चेस्ट होना ज्यादा कॉमन है, तो उसको चूज करना आप लोग, ठीक है। अच्छा जी, तो अब जो है अगर हम बात करें कि ऑब्स्ट्रक्टेड लंग डिजीज है, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब ये है कि फर्स्ट सेकंड में जो एक्सपायर होगा वो कम हो जाएगा ना कम, तो FEV1 कम होगा, ठीक हो गया, सही है, क्योंकि उसको ओवरऑल एक्सपायरेशन में भी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो FVC भी कम होगा क्योंकि इसका ये वॉल्यूम भरा हुआ है, ठीक है, तो रेशो कम हो जाएगा, ठीक है, सही। लेकिन जो है अगर हम फाइब्रोसिस को देखें, ठीक है, तो फाइब्रोसिस के अंदर क्या है, क्योंकि लंग का पेरेन्काइमा ही नहीं है, तो FVC ज्यादा कम हो गया है, ठीक है, एज कम्पेयर टू FEV1। लंग का पेरेन्काइमा नहीं है तो दोनों वॉल्यूम्स तो कम होंगे ही होंगे, ठीक है, लेकिन ये ज्यादा कम हुआ है क्योंकि लंग का पेरेन्काइमा ही डैमेज है, तो जब हम रेशो निकालेंगे तो ये रेशो बढ़ा हुआ आएगा, मैम ये ठीक टेबल है, एक बार या रिपीट कर सकती हैं? नॉर्मल आएगा। हाँ बिल्कुल, मैं रिपीट कर देती हूँ, ये MCQs में बहुत दफा आता है, आपसे जो पूछा जाता है, एक 3-4 चीजें पूछी जाती हैं, कौन से लंग ज्यादा कंप्लायंट हैं, तो रिमेम्बर या FRC किस में ज्यादा है, वो अस्थमा में और COPD में ज्यादा है, ठीक है, रेशो किस में कम है, FEC FEB रेशो हम सबको पता है अस्थमा में कम होता है, ब्रोंकोडायलेटर देते हैं तो वो बढ़ जाता है, ठीक है ना, तो ये रेशो कम है। अगर आप इतना याद कर लेते हो तो आप उल्टा उसका याद रख लो कि किस में बढ़ जाता है या नॉर्मल रहता है, वो रिस्ट्रिक्टेड लंग डिजीज में बढ़ जाता है या नॉर्मल रहता है, ठीक है। अगर हम इसका FEV1 FEC रेशो निकालेंगे, ठीक है, तो ये नॉर्मल या बढ़ा हुआ आएगा, रिस्ट्रिक्टेड लंग डिजीज के अंदर ये रेशो नॉर्मल या बढ़ा हुआ आता है, इसी से हम डिफरेंशिएट करते हैं कि ये रिस्ट्रिक्टेड है कि ऑब्स्ट्रक्टेड लंग डिजीज है, ऑब्स्ट्रक्टेड में ये रेशो कम आता है, ठीक है, ये रेशो कम आता है, क्लियर है ये चीज, इसको देख लो एक जी दफा, अगर नहीं क्लियर है तो मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब हम ब्रोंकोडायलेटर देंगे तो क्या होगा, ये रेशो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, अगर वो FEV1 एस्थमेटिक, हाँ FEV1 बाय FEV1 FVC वाला जब ब्रोंको डायलेटर्स देंगे तो ये रेशो नॉर्मल हो नॉर्मल, जाएगा। हाँ हाँ, और इस कितनी सिग्निफिकेंट होता है 10% अगर इस रेशो में, तो हम इसको सिग्निफिकेंट फाइंडिंग लेते हैं, तो मतलब ये सिग्निफिकेंट फाइंडिंग, ब्रोंको हाँ ये डायलेटर्स शो के करेगा साथ कि ये, इतना हाँ ये शो करेगा कि एस्थमेटिक पेशेंट है, कि ब्रोंकोडायलेटर हमने दिया और इतना रेशो चेंज हुआ, ठीक है, तो ये शो करेगा ये अस्थमा है, तो हम इसको बेसिकली इसको डिफरेंशिएट करने के लिए यूज करते हैं अस्थमा को COPD से, ठीक है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन सो फार, नहीं मैम। मैम ठीक हो गया, COPD में फिर 15 से ज्यादा होगा? COPD में ये रेशो चेंज नहीं होता, ब्रोंकोडायलेटर देने से ये रेशो चेंज नहीं होता, हम एस्थमा और COPD को जब डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं तो वी यूज दिस क्लिनिकली टेस्ट, इनिशियली जब हम एस्थमा डायग्नोज करते हैं ना किसी भी बच्चे का, तो प्रोटोकॉल होता है कि वी गिव द ब्रोंकोडायलेटर टेस्ट टू मेक श्योर कि ये जो मसला हो रहा है दैट इज बेसिकली अस्थमा, सो अगर 15% 10 to 15% चेंज आता है तो देन वी डायग्नोज दिस कि हाँ ये अस्थमेटिक है, मतलब ठीक है, COPD और एस्थमा में डिफरेंशिएट करने के लिए ये या रेशो हम देखते हैं। आप इसको ज्यादा इस तरह से, आप मैं इसको बेटर वर्ड ये यूज करूंगी, टू डायग्नोज द अस्थमा, जी ठीक है, टू डायग्नोज द अस्थमा, अगर पेशेंट आपके पास आप डायग्नोज करते हो पेशेंट को विद अस्थमा, तो उसके लिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट कैसे आप उसको मेक श्योर करोगे कि यार दिस इज अस्थमा, so you will give the bronchodilator challenge test, get the point, and if there is a change of 10 to 15% in the जो है ratio, then you say कि yes this is asthma, got it, यस मैम। okay, so basically हम उसको डायग्नोज कर रहे हैं, उसको उससे एक्सक्लूड नहीं कर रहे हैं, that is not the right way to say it, ठीक है,
अच्छा जी, अब COPD में क्या है, वी हैव टू डिजीजेस, द क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसीमा, वी ऑल नो दैट। ठीक है, अगर एम्फाइसीमा मींस पेशेंट, इनमें से कोई एक चीज होती है जो प्रीडोमिनेंट कर रही होती है। ठीक है, सो अगर इफ द पेशेंट इज प्राइमरली एम्फिसेमेटिस, तो ठीक है, वो पिंक पफर्स हो जाते हैं बिकॉज दे ब्रीद अ लॉट। ठीक है, तो वो पिंक पिंक होते हैं क्योंकि इनको हाइपोक्सीमिया माइल्ड होता है और वो हाइपर वेंटिलेशन करने की वजह से उनके कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स नॉर्मल रहते हैं। ठीक है, लेकिन जो मेनली ब्रोंकाइटिस जिनमें प्रोमिनेंट होता है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, वी नो स्मोकर्स जो होते हैं, ठीक है, वो ब्लू ब्लॉटर्स होते हैं। ठीक है, क्यों ब्लू ब्लॉटर्स होते हैं? क्योंकि इनका एक तो हाइपोक्सीमिया सिवियर होता है, ठीक है, जिसकी वजह से इनको साइनोसिस हो रहा होता है। दूसरा क्या हो रहा होता है कि इनके कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स भी ज्यादा होते हैं। ठीक है, सो ये ब्लू ब्लॉटर्स हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस वाले। इनमें हाइपोक्सीमिया होगा सिवियर और हाइपर कैप्निया होगा। हाइपर कैप्निया का मतलब होता है इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कैप्निया इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हाइपर कैप्निया, नॉर्मो कैप्निया। ठीक है, नॉर्मो कैप्निया मीन्स नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड, तो इट्स रिलेटेड टू कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज। हाइपोक्सीमिया, ईमिया जब भी आए ना तो इस ईमिया का मतलब होता है ब्लड। ठीक है, हाइपोक्सीमिया, हाइपो मीन्स कम होना, ऑक्सीजन का कम होना, कहाँ पर? ईमिया, ब्लड में। ठीक है, हाइपोक्सीमिया। ठीक है, सो देयर इज अ सीवियर हाइपोक्सीमिया इन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है, हाइपोक्सीमिया में डिक्रीज ऑक्सीजन इन ब्लड। यस। ठीक है, हाइपो मीन्स कम होना, ऑक्सी इज ऑक्सीजन। ईमिया हमेशा जब भी याद रखो, ईमिया का मतलब होता है ब्लड। ठीक है, ईमिया जब भी वर्ड आएगा, ईमिया का मतलब होता है ब्लड। जैसे हम बात करते हैं हाइपरकैलीमिया, तो इसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट द पोटेशियम लेवल इन ब्लड, ईमिया। ठीक है, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, ईमिया इज ब्लड। So we are talking about the blood. We are talking about the plasma, the extracellular fluid. We are not talking about the intracellular fluid. Remember this. ठीक है, ओके, और कंटिन्यू करना है और shall we end here? करना है मैम। करना है, ओके, गुड। So again, still we are on the mechanics of the breathing की हम different aspect की बात कर रहे हैं. So now we are talking about the surface tension and the surfactant. ठीक है, surface tension क्या है? Obviously alveoli जो है, ये alveoli है। ठीक है, एल्विलाई के अंदर जानी है एयर। ठीक है, अब एल्विलाई जो है वो है यहाँ पे इसके वाटर की लाइनिंग। ठीक है, ये है वाटर की लाइनिंग। अब वो वाटर की लाइनिंग कभी भी नहीं चाहेगी कि उसके अंदर एयर आए, वो हमेशा अपने सरफेस टेंशन से एल्विलाई को कोलैप्स करने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो नेचर ने क्या किया है, नेचर ने यहाँ पर हमें जो है एक प्रोटेक्टेड लेयर दी है ऑफ सरफेस टेंशन, सर्फेक्टेंट की, सॉरी सर्फेक्टेंशन बोलियो, सर्फेक्टेंट की। अब ये सर्फेक्टेंट होता क्या है? सर्फेक्टेंट, ठीक है, सर्फेक्टेंट होता क्या है कि इसके दो मुंह होते हैं। दो मुंह से मुराद ये कि एक मुंह इसका होता है हाइड्रोफिलिक, ठीक है, और दूसरा मुंह होता है लाइपोफिलिक। ठीक है, तो जो लाइपोफिलिक होता है वो एयर की साइड पे हो जाता है। ठीक है, वो कहता है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। ठीक है, और जो हाइड्रोफिलिक होता है वो वाटर की साइड पे हो जाता है। तो सर्फेक्टेंट बेसिकली क्या करता है, बीच में एक बैरियर प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से एयर जो है वो एल्विलाई में इजीली अकोमोडेट हो जाती है। सो सर्फेक्टेंट इज अ कंपाउंड, ठीक है, which is formed by the type 2 alveolar cells, जिसको टाइप 2 न्यूमोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, ये कंपाउंड सिक्रीट करता है टाइप 2 alveolar cells। ठीक है, डायपामेटाइल फॉस्फेटाइडल कोलिन, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, सर्फेक्टेंट। ठीक है, इसको सर्फेक्टेंट कहते हैं। ठीक है, ये सर्फेक्टेंट क्या करता है, उस सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है जिसकी वजह से एल्विलाई कैन रिमेन ओपन। इफ दैट सर्फेक्टेंट इज डिक्रीज, जैसे कि if that surfactant is decrease, ठीक है, जैसे किन में कम होता है, अगर बच्चा प्रीमेच्योर पैदा हो तो उनमें सर्फेक्टेंट कम होता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है। अनदर एमसीक्यू,
सर्फेक्टेंट जो है कब बनना शुरू होता है, कब बनना शुरू होता है? एज अर्ली एज 24 वीक्स, ठीक है। और जो है कब हमें होता है कि आप सर्फेक्टेंट इनफ बन गया होगा? दैट इज द 35 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, ठीक हो गया। और जो है हम हमें कैसे पता चलता है कि सर्फेक्टेंट जो है इनफ है बेबी में? क्या मेच्योर लेवल्स हैं सर्फेक्टेंट के? वो हम देखते हैं लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशो, यानी हम एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर ये रेशो देखते हैं। ये रेशो अगर 2:1 है तो ये शो करता है कि इनफ सर्फेक्टेंट इज प्रेजेंट इन द बेबीज लंग, सो बेबी को प्री मेच्योर जो है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होने के चांसेस नहीं है। इज दिस क्लियर? ठीक है। सो द स्मॉलर द एल्विलाई, ठीक है, द मैम स्मॉलर। सर्फेक्टेंट के एक हाइड्रोफिलिक और एक हाइड्रोफोबिक पोर्शन होता है। हाँ, आप एक को हाइड्रोफिलिक कह लो, एक को लाइपोफिलिक कह लो, अच्छा ठीक है। लाइपोफिलिक। है ना, आप उसको, वो हाइड्रोफोबिक ही होगा ना, जो लाइपोफिलिक होगा वो हाइड्रोफोबिक होगा, ठीक है। अच्छा ठीक है। ठीक है, जो ठीक है। पामेट ऑयल वाला पोर्शन है ना, पामेट ऑयल वाला, वो जो है एयर को अपने अंदर अकोमोडेट कर सकता है क्योंकि वो लाइपोफिलिक है। और जो फॉस्फेटाइडल वाला पोर्शन है वो वाटर को अपने अंदर वो कर सकता है, तो बीच में बैरियर बन जाता है, मैम ठीक है। रेशियो सो कितना था? लेसिथिन सॉरी स्फिंगोमाइलिन, सॉरी लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशियो कितना है तो नॉर्मल है? 2:1 लेसिथिन स्फिंगर 2:1 LS रेशो, ठीक है, LS रेशो 2:1, ठीक है, दिस इज नॉर्मल। सो अगर स्मॉल एल्वुलाई होंगे तो उनमें टेंडेंसी ज्यादा होगी कोलैप्स करने की, क्योंकि जब बेबी पैदा होता है तो ऑलरेडी उसके लंग कोलैप्स हैं, तो वैसे भी उसको ज्यादा प्रेशर चाहिए होता है टू ओपन अप द एल्वुलाई। अगर उसमें सर्फेक्टेंट भी नहीं होगा तो इट्स बिकम डिफिकल्ट फॉर द बेबी टू ओपन अप देयर एल्वुलाई, ठीक है। सो द मोर द स्मॉलर द एल्वुलाई, द मोर इट्स डिफिकल्ट टू ओपन देम अप। सो न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की हमने बात कर ली। अच्छा, सबसे ज्यादा जो एयरवे रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा जो एयरवे रेजिस्टेंस होता है वो मीडियम साइज ब्रोंक्यूल्स में होता है, ठीक है। बड़े वालों में नहीं होता, मीडियम साइज ब्रोंकाई जो होते हैं वो सबसे ज्यादा ना छोटे वालों में होता है। छोटे वालों में हमेशा देखो छोटी कैपिलरीज में भी रेजिस्टेंस नहीं होता। हम अगर सर्कुलेशन की भी बात करें ना तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट वेसल्स जो होती हैं वो आर्टीरियोल्स होती हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम एयरवेज की बात करें तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस जो होती हैं वो मीडियम साइज ब्रोंकाई होते हैं। स्मॉलर जो होती हैं, जो कैपिलरीज होती हैं या स्मॉलर जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, उनमें रेजिस्टेंस इसलिए नहीं होता कि उनकी अरेंजमेंट जो होती है वो पैरेलल होती है, एंड वी नो दैट पैरेलल अरेंजमेंट जो है वो रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर देती है, ठीक है। सो मीडियम साइज ब्रोंकाई में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। अब रेजिस्टेंस के हिसाब से हम बात करते हैं कौन से रिसेप्टर्स होते हैं ब्रोंक्यूल्स के ऊपर, ब्रोंक्यूलर स्मूथ मसल्स को कौन से रिसेप्टर्स इनर्वेट करते हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में वी हैव अ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड वी हैव अ सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। एंड द ब्रोंक्यूल्स दे आर इनर्वेटेड बाय द, जो ब्रोंको डायलेशन करते हैं वो रिसेप्टर्स बीटा 2 रिसेप्टर्स है, ठीक हो गया। दे आर द बीटा 2 रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। और जो पैरासिम्पैथेटिक जो है वो रिसेप्टर्स हैं वो मस्करानिक रिसेप्टर्स हैं। तो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन जो है वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करेगी, रेजिस्टेंस ऑफ एयरवे बढ़ाएगी, और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जो है वो ब्रोंको डायलेशन करेगी, ठीक है, सही है। तो अगर हम जो है एक पेशेंट जो एस्थमेटिक है उसको बीटा ब्लॉकर्स देंगे, ठीक है, तो उसका एस्थमा का अटैक जो है वो एग्रवेट हो जाएगा, ओके, क्योंकि जो है बीटा ब्लॉकर जो है वो ब्रोंक्यूल्स को नैरो करेंगे। क्लियर है ये चीज? ठीक है। और ये पैरासिम्पैथेटिक के कौन से रिसेप्टर्स हैं? मस्क्रेनिक। मस्कुलिन, जस्ट गिव मी अ सेकंड मैं, ओके, डू यू वांट टू कंटिन्यू दिस मोर, और आज के लिए इतना काफी है? प्लीज मुझे बता दो, तो अदरवाइज में हम एक बार और कनेक्ट होंगे बिकॉज दिस विल एंड इन 2-3 मिनट्स। ये सारा, जी अब सब सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं, और अब
हम डिस्कस करते हैं। हमने ये जो है FeV1 FeV रेशियोज डिस्कस कर लिए हैं। अब हम आ जाते हैं गैसियस एक्सचेंज पे। ठीक है, आई थिंक 1 मिनट रह गया, हम इसको यहाँ स्टॉप करते हैं और दूसरे